वेल्दी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं साइनस की। जानेंगे कि आखिर किस तरह से, किन कारणों से साइनस होता है, और इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। लेकिन आखिर क्या वजह होती है साइनस की, और आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे साइनस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। साइनस एक बहुत ही आम समस्या है और दुनिया भर के लाखों लोग इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में नासिका मार्ग और साइनस में सूजन आ जाती है। साइनस या साइनस संक्रमण जैसी बीमारी को आमतौर पर लोग खांसी जुकाम के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। साइनस संक्रमण के लक्षण। साइनस संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। नाक बंद, बदबूदार सांस, थकान, बुखार, खांसी, पोस्ट नेजल ड्रिप, नेसल पॉलिप, दांतों या जबड़े में दर्द, सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता में कमी आना, चेहरे पर छूने में दर्द महसूस होना। साइनस के कारण क्या होते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। मौसमी एलर्जी, वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगस संक्रमण, रासायनिक और वायु प्रदूषण के कारण, कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण। साइनस के लिए क्या जांच करानी चाहिए? ब्लड टेस्ट, बलगम की जांच, नाक या साइनस का एक्सरे या सीटी स्कैन करना, नाक की एंडोस्कोपी, गंभीर स्थिति में सीटी स्कैनिंग। अगर साइनस का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो इससे नाक में दर्द रहने लगता है और इससे मेनिंजाइटिस, ब्रेन में फोड़ा या हड्डी का संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए सही समय पर इस बीमारी का इलाज कराएं। हेल्दी इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। तो आज चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज कुमार सीनियर स्पेशलिस्ट हैं ईएनटी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रेणु अग्रवाल सीएमएस हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा से, वो हमारे साथ बनी हुई हैं। साथ ही डॉक्टर सुनील कपूर ईएनटी सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सौम्या मित्तल न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया के इस खास शो पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं साइनस को लेकर। तो सबसे पहले डॉक्टर सुनील, आपसे हम जानेंगे कि आखिर साइनस होता क्या है, हमारे दर्शकों को जरा आसान भाषा में ये समझाइए। हमारे फेस की हड्डियों में ये कैविटीज़ हैं जो कि आउट पाउचिंग ऑफ नेज़ल कैविटी होती हैं, और नेज़ल कैविटी के साथ ये उनमें खुलती है थ्रू नैरो ओस्टियम। तो ये एक तरह की आउट पाउचिंग ऑफ नेज़ल कैविटी है इनटू वेरियस फेस की हड्डियों में। इसकी एयर होती है जिसका काम है कि एयर को जो लंग्स में जा रही है उसको एयर कंडीशन करे, ह्यूमिडिटी बढ़ाए, और साथ ही साथ जो वॉइस का टिम्बर है, जो वॉइस की क्वालिटी है, उसमें ये योगदान देती हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम ये समझें कि आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, किन वजहों से लोगों को साइनस हो सकता है, डॉक्टर पंकज आपसे हम जानना चाहेंगे इसके कारण क्या होते हैं। डॉक्टर पंकज, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। जी, अनम्यूट कर दीजिए, फिर अपना जवाब दीजिए। इसमें मेनली दो कारणों से होता है, या जी तो जी पेशेंट बोलिए। कारण होता है या इन्वायरमेंटल होता है। इन्वायरमेंट में मेनली जो है आपका एलर्जिक है, डस्ट है, पोलन है, आपका केमिकल्स होते हैं जो वर्कर्स काम करते हैं, मिल में करते हैं, केमिकल वर्कर करते हैं, उनके वजह से होता है। दूसरा जो पेशेंट केयर में आता है, जिनको स्मोकिंग की ज़्यादा हैबिट होती है या जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जिनका या केमोथेरेपी चल रहा है या रेडियोथेरेपी, जिसकी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, ये सब वेरियस कारण। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं तो रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ साइनसाइटिस का आपका प्रॉब्लम आपका होता रहता है। तो मेन जो देखा जा रहा है, अगर आप देखेंगे सिटीज में जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसका मेन कारण आपको पॉल्यूशन एक बड़ी वजह बन के आ रही है साइनसाइटिस की।
और स्पेशली जब क्लाइमेट चेंजेस होंगे आपके, उस वजह से भी बहुत सारे पेशेंट को साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जी। और जो बैक्टीरियल्स होते हैं मेनली जो वायरल वायरल इटियोलॉजी भी ज़्यादा होता है, उसमें आपको राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस ये सब कारण होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस ये सब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से भी साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है आपको। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रेणु, यहाँ पर ये देखिए कि साइनस को अक्सर ये समझा जाता है कि आम सी बीमारी है, जुकाम हो गया है। कई बार पता भी नहीं चलता है लोगों को कि उन्हें साइनस की ये गंभीर बीमारी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि साइनस आम जुकाम से कैसे अलग है? देखिए, सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको हेडेक है, हैवीनेस है, सर भारी रहता है और टेंडरनेस है बोन्स में, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये साइनस के इन्फेक्शन के कारण तो इन दोनों में इस तरह से अंतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर सौम्य, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर किसी को ये लगता है कि ये जो बीमारी है बहुत आम सी समस्या है हालांकि, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके प्रभाव काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आते हैं, कई बार ये दिमाग पर भी असर डालता है, कैसे ज़रा वो हमें समझाइए। देखिए, इसका एक मेन सिम्टम होता है सर का दर्द। और सर के दर्द में ये काफ़ी बहुत बार होता है कि हमारे पास भी लोग आते हैं तो उनको सर में दर्द होने की शिकायत होती है। और बहुत इसके जो सिम्टम होते हैं बहुत बाकी सारी बीमारियों को मिमिक करते हैं। जैसे माइग्रेन की बीमारी हो गई है, तो इस टाइप की जो दर्द होते हैं उसमें एक डायग्नोसिस सही पहुंचना वो बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हम साइनोसाइटिस की बीमारी को नहीं सोचेंगे, नहीं उसको डिटेक्ट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो पेशेंट एक तरह से गलत दवाई लेते रहेंगे और उनको आराम नहीं आएगा। जी। तो एक बिना बात के टेस्ट और बिना बात की दवाइयाँ उनकी बढ़ती चलेंगी। ठीक है। तो डॉक्टर सुनील, ऐसा क्यों होता है कि जब साइनस होता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि एलर्जी भी इसकी एक वजह होती है, लेकिन ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि किसी को साइनस है या नॉर्मल ऐसे ही उनको जुकाम का रोग है या सर्दी हो गई है? कारण तो कई हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कारण है वो एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस ही होता है, वो भी फंगस जिसको हम एस्परजिलस कहते हैं। जी। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ साइनोसाइटिस इज एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस। जी ठीक है डॉक्टर पंकज, और इसमें एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो क्या बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, उसको लेकर जरा बताइए। एज ग्रुप में दोनों ग्रुप में देखा गया है। पीडियाट्रिक्स ग्रुप में भी एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस देखा गया है। आप स्पेशली आप देखेंगे छोटे बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ राइनोसाइटिस होता है, क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर के कारण बच्चे भी रिकरेंट एपिसोड मतलब कि साल में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बच्चे आप देखेंगे जो नॉर्मल ओपीडी में पेशेंट आते हैं कि बच्चे के नाक से पानी आ रहा है, बच्चे के नाक से आपका येलो सिक्रीशन आ रहा है, मवाद आ रहा है। और रिकरेंट क्योंकि उनका जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरे ईएनटी का, तो बच्चों में बहुत ही रिकरेंट चांसेस होते हैं। थोड़ा भी एक्सपोजर, चाहे वो वायरल एक्सपोजर हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे कोल्ड एक्सपोजर हो, कॉमन कोल्ड के वजह से भी बच्चों में भी देखा गया है। और एडल्ट में तो आपका एज ग्रुप चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों में एपिसोड कॉमनली देखा गया है कि उनका रिकरेंट साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, चाहे वो चिल्ड्रन ग्रुप का बच्चा, चाइल्ड ग्रुप का पेशेंट हो साइनोसाइटिस का, या एडल्ट या मेल हो या फीमेल, ये सभी पेशेंट में देखा गया है। और रिकरेंट कोल्ड के टाइम में स्पेशली कोल्ड एक्सपोजर में बच्चों को रिकरेंट एपिसोड ऑफ राइनोसाइनोसाइटिस का कंप्लेन आता है। जी, और इसको जिसमें कि डायग्नोज कैसे आप किया जा देखेंगे सकता है, रनिंग क्या टेस्ट इसके लिए होने चाहिए? डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। इसमें जो है आप ओपीडी बेसिस पे भी इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। पहले तो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होता है कि आपका किस टाइप का आपका साइनोसाइटिस है, एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक है या रिकरेंट है। अगर 4 हफ्ते से नीचे अगर 4th वीक का ड्यूरेशन अगर बता रहा है, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, आपका हेडेक है, नेजल डिस्चार्ज है, रनिंग नोज है, पोस्ट नेजल ड्रिप है, पेन होता है, हेडेक होता है, 4 वीक्स के नीचे तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं एक्यूट कंडीशन में। सब एक्यूट है 4 to 12 वीक, अगर पेशेंट रिलीव नहीं होता है, 4 to 12 वीक का हिस्ट्री दे रहा है, तो वो सब एक्यूट स्टेज में है।
अगर मोर देन 12 वीक अगर बोलता है कि मुझे कंटिन्यूअस ये सिम्टम्स रह रहा है तो हम उसको क्रॉनिक कैटेगरी में रखते हैं। और रिकरेंट वो एवरी ईयर बोलेगा कि एवरी ईयर मुझे 4 to 5 एपिसोड और हर एपिसोड में 7 to 10 डेज मुझे सेम प्रॉब्लम रहता है डॉक्टर साहब, तो हम उसको रिकरेंट एपिसोड में रखते हैं। ओपीडी बेसिस पे जो डायग्नोसिस है हम लोग रूटीनली एक्सरे कराते हैं साइनसेस का, जिसमें कि हमारे 4 ग्रुप में साइनसेस हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इस्माइडल साइनस एंड स्फेनॉइड साइनस। इसमें हम सिंपल जो टूल होता है हम लोग एक्सरे पैरानेजल साइनस कराते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि उसकी जो साइनसेस जो होलो पार्ट है हमारे साइनस के, उसके अंदर कोई ओपेसिटी या फ्लूइड या कोई सिक्रीशन या कोई एनाटॉमिकल जो चेंजेस हैं वो है या नहीं है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप का साइनोसाइटिस है। क्लिनिकल बेस पे भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, साइनसेस के ऊपर प्रेस करते हैं, अगर टेंडरनेस अगर आता है साइनस के उसको एक्यूट कंडीशन में हम लोग रखते हैं। फिर हम लोग डायग्नोस्टिक इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी में ये पता चलता है कि साइनसेस में किस टाइप का सिक्रेशन है, मिक्वाइड है, मिकोपुरुलेंट है, या उसमें ग्रीन डिस्चार्ज आ रहा है या येलो डिस्चार्ज आ रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग उस पर डायग्नोसिस करते हैं। कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन, ना की हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, ना का मास तो बढ़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण कोई उसका ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स में कोई चेंजेस तो नहीं है, तो वो इंडोस्कोपिक साइनोसाइटिस से पता चल जाता है। दिस इज बेसिक इन्वेस्टिगेशन। फर्दर अगर क्रॉनिक कंडीशन में पेशेंट रिकरेंट एपिसोड में आ रहा है कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग सीटी स्कैन पैरानेजल साइनस कराते हैं। नॉन कंट्रास्ट होता है वो, बहुत उसमें आपको कंट्रास्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो वो हमारा डायग्नोस्टिक टूल, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, एक्सरे पैरानेजल साइनस और सीटी स्कैन पैरानेजल साइनस, 3 हम लोग डायग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट फर्दर मेडिकल करना है या सर्जिकल करना है, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर सौम्य, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि साइनस की वजह से सिरदर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो लगातार ये बता रहा है कि उन्हें सिरदर्द की शिकायत है, दूसरी दिमागी समस्याएं हो रही हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ इसकी वजह साइनस भी हो सकता है? उसके लिए आप क्या टेस्ट बताते हैं और क्या सुझाव देते हैं? देखिए, जो सर दर्द होता है उसमें बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि हमारे मरीज को कौन सा सर दर्द का डायग्नोसिस आ रहा है, और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे हमें आगे के टेस्टिंग प्लान करते हैं। अगर हमारे साइनस के पेशेंट होते हैं तो इनको कॉमनली सर में दर्द और सर में भारीपन होता है, जो ज़्यादातर सुबह सुबह होता है या सर झुकाने पे होता है, और इस किस्म से सिम्टम होते हैं। अक्सर पेशेंट का मानिए माइग्रेन की बीमारी है तो वो बीमारी में भी इनके सिम्टम चेंज हो सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर और कॉम्प्लिकेट होती है कि हमें प्योरली माइग्रेन है या माइग्रेन के साथ हमें साइनस की वजह से कुछ ट्रिगर हो रहा है या सिर्फ साइनस है। तो उस केस में हमें आगे प्रॉपर पेशेंट से बात करके कि क्या क्या सिम्टम है, उसके बाद हम डायग्नोसिस पे आते हैं। टेस्टिंग की जहाँ तक बात करें, सबसे कॉमन टेस्ट जो है और सबसे आसान टेस्ट इसमें एक एक्सरे होता है, जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं और उसमें जो साइनस होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन और सबसे आसान टेस्ट जिसको कहना चाहिए वही होगा। अगर उसमें हमें कुछ सस्पेशन फिर भी लग रहा है, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम आगे सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉमन टेस्ट हैं। ठीक है सर, और चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और अपने कॉलर्स से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेल्दी इंडिया, और आज हम बात करें साइनस के बारे में। लगातार आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है जो आपके सवालों का जवाब भी देगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जगदीश आगरा से। जगदीश जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे रात को मेरी नाक बंद हो जाती है जी, और सांस नहीं आती है। मेरा नेजल सेप्टम भी डेविएटेड है। जी, रात को आपकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, यही पूछ रहे हैं अब मैं बैठ जाता हूँ तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, डॉक्टर पंकज बताइए सर, क्या समस्या है इनको? सर आपका एज क्या है सर? एज क्या है सर? जगदीश जी, आपकी एज क्या है? 80। 80। ठीक है सर। सर आपका जो आपको ऑलरेडी डायग्नोसिस पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है? 80 ईयर। ठीक है सर, ठीक है। आपका सवाल का आपको जवाब ऑलरेडी
आपको ऑलरेडी पता है सर कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। अगर आपकी नाक की हड्डी अगर आपकी टेढ़ी है, इसका मतलब आपका जो रात का एयरवे सर्कुलेशन जी है जी वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है? क्योंकि आपका एयरवे सर्कुलेशन नहीं होगा रात में, क्योंकि नेज़ल डिविएशन है, तो जी नेचुरल है कि अगर आपको आप माउथ से भी सांस लेते होंगे, मुंह खोल के सांस लेना पड़ता होगा, और आपके रात जी में गले भी सूखते होंगे सोने के समय, ठीक है? तो ये सिम्पटम्स जो है आपका पुराना है सर। आप ऑलरेडी आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आपको जो मेन है कि जब भी आप सोते हैं, तो रात को सोने से पहले आप स्टीम लेके सो लीजिए, ठीक है? तो जो भी आपका जो थिक सिक्रेशन होगा, थोड़ा-सा वो आपका लूज़ होगा और स्पेस बनेगा, और जो नाक के जो म्यूकोसा होते हैं या उसके टर्मिनेट होते हैं, तो वो भी थोड़ा-सा डिबल्क होंगे, जिससे कि आप थोड़ा जी बेटर ब्रीथ कर जी पाएँगे। बट इस स्टेज पे, इस एज ग्रुप में आपको कोई सर्जरी भी सजेस्ट नहीं करेगा, और कराना भी नहीं चाहिए आपको इस एज ग्रुप में। तो आपको यही मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है, तो आप जी जो नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, डिकंजेस्टेंट आते हैं, वो एसओएस मतलब इमरजेंसी कंडीशन, बहुत ज़्यादा जी आपको डिस्टर्ब हो रहा है नींद लेने में, तो कभी-कभी आप यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर उसका यूज़ नहीं करना है। तो आपको यही है कि स्टीम लेके आप अभी मैनेज यानी स्टीम कीजिए, लेके क्योंकि ये जो अपनी सर्जिकल समस्या है उससे थोड़ा निजात एडवाइस पा तो इस सकते एज ग्रुप हैं। में नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कमलेश जी हमारे साथ हाँ। जुड़े हुए हैं। कमलेश जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्या सर्दियों के सीजन में 1 महीना भी नहीं निकलता है और वापस सर्दी हो जाती है और नाक बंद हो जाता है मेरा। जी, आपको सर्दी हो रही है और 1 महीने का समय आप बता रहे हैं। हाँ, मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं होता है और वापस वो राउंड वापस चालू हो जाता है। दवा लेते हैं ठीक होता है, फिर वापस 15-20 दिन महीने के अंदर वापस हो जाता है। जी, तो आपको साइनस की समस्या बताई है डॉक्टर ने? हाँ, साइनस की। ठीक है, डॉक्टर सुनील क्या कहेंगे इनके लिए? इनको जो सिम्टम हैं रिकरेंट आ रहे हैं, वी लेबल दिस केस एज ए केस ऑफ रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस। तो इसेंशली जो ट्रीटमेंट इस कंडीशन का है वो कंजर्वेटिव है, दवाइयों से और अदर मेथड से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ आजकल प्रचलित है वो है स्टेरॉयड नेज़ल ड्रॉप। इसमें फ्लूटिकाजोन, फ्लोमिस्ट, मोमिटाजोन इस तरीके के लोकल एक्टिंग स्टेरॉइड्स हैं जो बहुत ही कम मात्रा में बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और लोकली इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़े दिन लगाते हैं काम करने में एज़ कम्पेयर टू नेज़ल डिकंजेशन, जो कि डालते ही एकदम रिलीफ देते जी। हैं, लेकिन उसको हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाला बेसिस पे यूज़ करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड वाले लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देते हैं। ओरल नेज़ल डिकंजेसेंट, एक्टोफिड, सिडोफिड्रिन जैसी दवाई दे सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छा काम करती है। और नेज़ल डूश, सेलाइन नेज़ल डूश जो सीलिया है नेज़ल मुकोजा के, वो अल्कलाइन मीडिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए सोडा बाइकार्ब पानी में घोल के उससे नेज़ल डूशिंग करें तो इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सर आप बता रहे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी नेज़ल ड्रॉप्स में होता है, तो क्या कहते हैं कि स्टेरॉइड को ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं, ये सेफ़ है? ये बिल्कुल सेफ़ है। सिस्टमिक स्टेरॉइड लंबे अरसे तक हानिकारक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एज ए स्प्रे जो कि ज़्यादातर 0.01% होते हैं जी। एंड ये लोकली नेज़ल मुकोजा पे ही इफ़ेक्ट करके अपना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब नहीं होते। सो इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, गंदे इफ़ेक्ट हैं, वो बहुत रेयरली देखने में मिलते हैं। जी। हाँ, बहुत लंबे अरसे तक करें तो नेज़ल क्रस्टिंग या एपिस्टेक्सिस हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर सुनील अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे बच्चों को लेकर, तो आपने जिक्र किया था कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है, तो इन बच्चों की अगर बात की जाए कैसे पता चलेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, बोल भी नहीं सकता, तो क्या सिम्टम्स उन्हें आएंगे और किस तरह से उनका मेडिकेशन होगा? बच्चों में ये चीज़ डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सिम्टम वैसे सर ही माफ हैं। कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको बीच में। एक कॉलर जुड़ गए हैं, ब्रिजेश हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं, पहले उनके सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर पंकज आप इनके सवाल का जवाब दीजिएगा। ब्रिजेश जी बताइए आपका सवाल क्या है? और हमारी एज जी। 62 है। बोलिए ब्रिजेश जी, क्या पूछना चाहते हैं?
62 ईयर्स के हम ओल्ड हैं और साइनस की प्रॉब्लम बता दी जाती है। ठीक है, क्या उम्र बताई आपने? 62। ठीक है, 62। पंकज जी, 62 इनकी एज है, साइनस की प्रॉब्लम बता रहे हैं, सर जानना क्या चाहते हैं सर? जी सर 60 आप सर आपका प्रॉब्लम बताइए सर। आप डायग्नोसिस आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमको ब्रिजेश जी, नाक में आपको समस्या क्या है आती वो बता दीजिए। नाक में समस्या आती है। अच्छा, उपचार क्या होना चाहिए इसका? क्या ठीक, समस्या? ठीक है। नाक बंद सी रह जाती है कभी कभी। नाक बंद ठीक है, रहती है इनकी ठीक है। सर। देखिए नाक बंद रहती है तो सबसे पहले आपको खुद पता है कि आपने किसी लोकल डॉक्टर से दिखाया होगा पहले भी, तभी आपको साइनस का जो है आपको पता है टर्मिनोलॉजी साइनस की प्रॉब्लम है। तो इसमें नाक बंद होना, सर में दर्द होना, छींकें आनी, ये सब समस्या होती है। तो आपको इस एज ग्रुप में 60 आप प्लस चले गए हैं, तो आपको जो है सिम्पटम वाइज ही ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है? मेनली नाक बंद है या इसके साथ आपको छींक आती है, नाक से पानी आता है, ऐसी कोई और समस्या इससे जुड़ा हुआ है आपके साथ? नहीं नहीं वो नहीं। सिर्फ नाक बंद है। तो नाक बंद है नाक तो बंद। सर आपको पहले एक आपको जांच करानी चाहिए। नाक का दूरबीन की जांच करानी चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि नाक की हड्डी टेढ़ी है कि नहीं। आपको एक्सरे करवाना चाहिए लोकल डॉक्टर से जहाँ पे भी आप रहते हैं। एक्सरे से ये पता चलेगा कि आपका साइनोसाइटिस जो है वो अभी एक्यूट कंडीशन में है या कि क्रॉनिक हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। आपका स्टेज क्या है? साइनस का तो बहुत ब्रॉड टर्म हो गया। आपका एक्यूट कंडीशन में है, क्रॉनिक में है, आपको 6 हफ्ते से ज़्यादा है, 12 हफ्ते से ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट चलेगा। अभी के लिए मैं एक आपको सिंपल सा ट्रीटमेंट जो आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। तो उसके लिए आप एक जो स्टीम होता है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है घर पे। इसमें आप सुबह-शाम स्टीम लीजिए, एटलीस्ट 3 टू 5 मिनट्स सफिशिएंट है। और उसके अलावा जो है अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कुछ ऐसा योगा करते हैं, वो भी आपको बेनिफिट करेगा। अच्छा। जी, और ठीक है। ज़्यादा समस्या हो तो आपको लोकल डॉक्टर ठीक है से सर, दिखाना हमारे साथ चाहिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाजीपुर से। शेखर, माफ कीजिए, शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। शेखर जी, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं जैसे धूल गर्दा उठता है तो मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत होता है और मेरा गले में हमेशा आवाज मेरा बैठा रहता है। गला बैठा रहता है, सांस लेने में दिक्कत है। सर, आपकी एज क्या है? मेरा 36 है। 36 की उम्र है, ठीक है। डॉक्टर सुनील बताइए सर। साइनोसाइटिस में एक चीज़ PND कहलाती है, पोस्ट नेजल ड्रिप। ये जो इन्फेक्टेड सेक्रीशंस हैं जी, ये ट्रिकल करते हैं पोस्टीरियरली इन दी नेजल फोसा से गले के अंदर, और वहाँ की ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं जिससे आवाज़ भी भारी हो सकती है, गला भी ख़राब हो सकता है, फेरिंजाइटिस भी हो सकती है। जी, तो इनके गले के लिए और आवाज़ के लिए ट्रीटमेंट तो साइनस का ही करना पड़ेगा, जी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, केदारनाथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। केदारनाथ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार जी। मैडम मेरी 75 ईयर एज है। मेरे को ये प्रॉब्लम होती है फरवरी एंड से लेकर सितंबर तक। और हाँ मैडम, मेरी एज है 75 ईयर जी, और मेरे को प्रॉब्लम होती है फरवरी एंड टू सितंबर तक। जी, और मेरे नाक बंद हो जाती है, एलर्जी है, कफ होती है, सिर में दर्द है, आंखों में दर्द होती है और गला रात को सूख जाता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पंकज कह रहे हैं कि नाक बंद हो जाती है, गला सूख जाता है। एज 75 ईयर्स बताइए इन्होंने। सर आप बिल्कुल सही बोले सर। फरवरी टू सितंबर आपका जो है मेन जो प्रॉब्लम है सीजनल वेरिएशन है सर। आप देखिए अक्टूबर से लेके जनवरी तक आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, और फरवरी जैसे ही विंटर खत्म होना शुरू होता है और आप फरवरी मार्च के दिनों में तो आपका तो एक सीजनल वेरिएशन, एक पार्टिकुलर सीजन पे ही आपको ये सारा नाक का बंद होना, छींक आना, आंखों में जलन होना, और ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं टिपिकल एलर्जिक राइनाइटिस का आपका सिम्टम्स है, ठीक है। तो सर सबसे पहले इसमें ये है कि आपको ये रूल आउट करना है कि जो आपको किस चीज़ से एलर्जी होता है, कब किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं या कोई फूड पार्टिकल है जिससे कि आपको आंखों में इचिंग होना, आंखों से पानी आना, नाक का बंद हो जाना या हेडेक होना, ये एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम है और सीजनल है सर। जब भी सीजनल वेरिएशन होता है सर, तो आपको 2-3 चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है। जैसे कि फरवरी और मार्च के बीच में हम सडन से एसी ऑन करते हैं,
घरों का एसी ऑन करते हैं, तो आपको एसी क्लीन कराना है, गाड़ियों का एसी क्लीन कराना है जी। और उसके बाद जो है आपके एनवायरनमेंट जो डस्ट पॉल्यूशन है आपके आसपास उसको भी क्लियर करना है। जो सिम्पटम्स बोले हैं इसके अकॉर्डिंग आपको एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट चलना चाहिए। जैसे कि सर सुनील सर ने भी बोला था कि एक ट्रॉपिकल स्टेरॉइड स्प्रे आता है। आप उस स्प्रे को जब भी सीजनल चेंज होता है तो आप लेना स्टार्ट कर लीजिए। 15 दिन 1 महीना लीजिए। वो ट्रॉपिकल स्टेरॉइड है, जस्ट स्प्रे है, आपके बॉडी को अंदर नहीं जाता है। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर एंटी हिस्टामिन टैबलेट होता है जिससे कि आपका सिक्रेशन, नाक का पानी आना, छींक आना और आँखों में जलन होना, आँखों में खुजली होना, ये इसके लिए आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आता है, जो कि आप रात के सोने के समय ले सकते हैं, जो कि न्यू जनरेशन एंटी हिस्टामिन है जिससे कि आपको सेडेशन भी नहीं होगा। डे टाइम में बहुत लोगों को नींद आती है एंटी हिस्टामिन लेने के, तो आज के डेट में न्यू जनरेशन एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है जिसका लेस सेडेशन होता है। आप वो टैबलेट जो है अपने लोकल डॉक्टर से एडवाइस करा के और स्प्रे फॉर्म में स्टीम लीजिए। नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स आता है, वो भी आप कभी-कभी ले सकते हैं। और सबसे जो आप मेरे से एडवाइस लेना चाहेंगे तो आप एलर्जी और एलर्जी के कॉन्टैक्ट वाले चीज़ से उसको अवॉइड कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रेणु, हम ये लगातार देख रहे हैं जो लाइफस्टाइल होता है वो भी कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि पॉल्यूशन की अगर बात करें, आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से बचा जाए इससे? देखिए, इसमें दो तरीके से अभी तक जो भी निष्कर्ष ये निकला है कि एक एलर्जिक है, एक इन्फेक्टिव है। तो एलर्जिक से आपको बचने के लिए जो जब सीज़न चेंज होता है साल में 2 बार, एक मार्च के महीने में, एक अक्टूबर के महीने में, तो थोड़ा अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा आपको। बहुत जो है ठंडा गर्म एकदम से चेंज ना करें, एकदम डायरेक्ट एसी के नीचे ना सोएं, फ्रिज से सामान निकाल के जल्दी से तुरंत ठंडा ना खाएं। तो एक तो आपको ये परहेज करना पड़ेगा। और जो इन्फेक्टिव आपकी साइनोसाइटिस हो रही है उसके लिए आपको बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि रोज़ एक फल खाएं, सिट्रस फ्रूट जो जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, एक ये ज़रूर खाएं। और उसके बाद जो है प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि आपका जो ये मोटा अनाज है, बाजरा है, चना है, इनकी रोटी ज़रूर से एक खानी चाहिए। इससे आप जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सौम्या, और अगर हम ये समझे कि जिस तरह से अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए बिना मेडिसिन के ठीक हो जाए, वजह साइनस ही है, तो आप क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना लेनी पड़े, कुछ ऐसे क्योर जिसमें कि ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल ना हो? तो जो साइनस वाली जो हेडेक होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे अगर भाप लेते हैं, जो साइनस का क्योर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अच्छी चीज जो मैंने देखा है वो सबसे अच्छा काम करता है कि हम रेगुलर एक स्टीम लें, भाप लें। एक जब हम भाप अपना रेगुलर रखते हैं तो हमारी साइनस के हेडेक में काफी फर्क पड़ता है और बहुत उसमें अच्छा आराम मिलता है। जो हमारा सिर है इसको भी हम थोड़ा सा हल्का गर्म सिकाई करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो ये और दो ये हमें चीजें कितनी हम बार कर करना सकते चाहिए हैं। डॉक्टर तो सौम्या? उससे अगर स्टीम लेना कोई चाहता है तो क्या इसे डेली लिया जाए या हफ्ते में 2-3 बार करेंगे तो भी राहत मिलेगी? देखिए, बेहतर हमेशा यही रहेगा कि हम उसको रेगुलर लें, ताकि अगर रेगुलर लेने से हमें एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। डेली लेने में हमें ज़्यादा असर मिलता है। जी। तो अगर स्टीम गर्मियों में भी ली जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है? नहीं, ऐसा कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है कि हम इसको गर्मी में नहीं ले सकते, बिल्कुल कंप्लीटली सेफ है। ठीक है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार आप ज़रा फिर से अनम्यूट कीजिएगा। और डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि अगर छोटे बच्चों में इस तरह की समस्या होती है तो उसका निदान कैसे किया जाए। डॉक्टर सुनील बताइए सर। साइनोसाइटिस बच्चों में भी हो सकती है, खासकर अगर ये 1 साल से छोटे बच्चे को हो तो हमारे दिमाग में कंजेनिटल कंडीशंस आती हैं। उसमें एक सिस्टिक फाइब्रोजा होता है जिसमें सिक्रीशंस जो होते हैं बहुत थिक बनते हैं। तो ऐसे बच्चे को साइनोसाइटिस है ये पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम ज़रूर है। बच्चे को फीवर होगा, इरिटेबल होगा, एक्सेसिव क्राइंग होगी और बाईलैटरल नेज़ल डिस्चार्ज होगा। बच्चों में यूनिलैटरल डिस्चार्ज जो होता है वो ज़्यादातर फॉरेन बॉडी ये बच्चे डाल लेते हैं, लेकिन अगर ये बाईलैटरल डिस्चार्ज है तो हमारा ध्यान साइनोसाइटिस की तरफ जाएगा।
इनमें अगर आप एंडोस्कोपी करेंगे तो 1 साल से छोटे बच्चे में भी अगर पॉलिप नज़र आ रहे हैं, अंदर मासेज नज़र आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये पक्का है ये म्यूकोविसिडोसिस है। और इसके लिए बच्चे की हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए और जो म्यूकोलिटिक एजेंट्स होते हैं जिससे सिक्रीशन थिन हो जाए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पहले रुक करते हैं अपने कॉलर का। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, वेद जी भाई गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना सवाल पूछिए सर। मैडम नमस्कार, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरी आयु कितनी है? 50 साल। और छोटे से पहले से आदत थी हमारी में, एक हफ्ते में सर दुखने लगता था। ऐसा सर दुखता है कि जाने सो जावे आदमी, फिर वही बराबर हो जाता है। फिर एक हफ्ते के बाद सर की बीमारी, सर एकदम दुखता रहता है। तो हमने डॉक्टरों के कई बार दिखाया था तो बोला मगज में इसमें सर्दी जाम हो गई है कुछ ऐसा। तो इसके लिए और कोई इलाज हो सकता है? डॉक्टर सौम्या, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। वो बता रहे हैं कि बिल्कुल सर जाम सा उनका हो जाता है, डॉक्टर को दिखाया तो वो भी ये कह रहे हैं। देखिए, जैसे हमने अभी कहा, अगर सर जाम हो रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपना भाप रेगुलरली लें, स्टीम रेगुलरली लें और सर के थोड़ा गर्म रखें। अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें। जो पानी है का उसका पानी का मात्रा का इंटेक का मात्रा बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है उसमें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। थोड़ा सा SOS हम दवाई ले सकते हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा सर में भारीपन रह रहा है। इसके साथ हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि और कोई समस्या तो हमारे साथ नहीं चल रही। साइनस तो है, मान लिया बात, पर बाकी और कोई परेशानी ना हो ये हमें एक बार देख लेना चाहिए कि सर में भारीपन और वजह से ना चल रहा हो। ये साथ में एक बार ज़रूर इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। जी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन्हें जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रेणु, हम ये अक्सर देखते हैं कि हमें सब कुछ पता होता है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना हो तो इस तरह की बीमारी हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो सर्दियां हैं उसमें भी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और बिल्कुल चिल्ड पी रहे हैं। तो इसका आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है जिसके चलते इस तरह की बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं? अब बहुत एकदम से चेंज ऑफ टेम्परेचर से जो है दिक्कत आती है। अगर जैसे आपने आइसक्रीम खाई है तो फिर तुरंत आपको गर्म लिक्विड का नहीं लेना चाहिए, या गर्म चीज़ खाइए तो ठंडी ना लें। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसवीर सिंह सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। मैडम मैं हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए, सवाल करिए। मैडम मेरे को छींक बहुत आती है, मैं नोजल इसमें डालता हूँ। जी, तो मैं नोजल इसमें डालता हूँ, छींक बहुत आती है सर। 1 हफ्ते डालता हूँ, ठीक रहता है, फिर बंद कर देता हूँ, फिर शुरू हो जाता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मैडम मैं जैसे नोजल स्प्रे जब डालता हूँ तो छींक बंद रहती है। अच्छा, नेजल स्प्रे जब आप डालते हैं तो आपकी नाक बंद हो जाती है। हाँ, इसके बाद अगर नहीं डालता तो मेरे नाक से इतना छींक आती है, बलगम आता है बहुत। ठीक है, मतलब डालने में भी परेशानी और नहीं डाल रहे हैं तो भी दिक्कत है। डॉक्टर सुनील, क्या जवाब देंगे सर आप? देखिए, अगर डीकंजेशन यूज़ करते हैं तो इसमें एक फिनोमेना होता है रिबाउंड कंजेशन। रिबाउंड कंजेशन से नाक और ज़्यादा बंद हो जाता है। अगर ये फ्रिक्वेंटली डीकंजेशन ड्रॉप या स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, इसको इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसे हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा कहते हैं, जिसको ट्रीट करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी चीज़ स्टेरॉयड स्प्रे से बहुत कम देखी गई है, लेकिन इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, नेज़ल पेटेंसी बढ़ेगी, इनको आराम मिलेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मोनिका आगरा से। मोनिका, अपना सवाल कीजिए। तो साहब नमस्कार, मैं आगरा से बोल रही हूँ। जी, मेरा बेटा 10-11 साल का है, उसको काफी दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है। नींद बड़ी मुश्किल से लेता है, रात में एकदम झटका देता है सोते समय, और आंखों में भी उसका थोड़ा सा छोटापन हो रहा है। तो इसके लिए क्या अच्छा रहेगा? डॉक्टर पंकज, क्या क्या कंप्लेंट बताएं, आप एक बार रिपीट करेंगे? ये कह रहे हैं कि इनका जो बेटा है 11 से 12 साल का है, वो रात को सोता है, उसको धसका लगता है और उसकी आंखें छोटी हो रही हैं। ये परेशानी बता रही हैं। सांस लेने में दिक्कत है। अच्छा, सांस, देखिए बच्चों में जो 11 ईयर का जो बच्चा है, क्या आपका बच्चा रात में मुंह खोल के सोता है मैडम? नहीं, एकदम सोते सोते झटका लेता है, उसे सांस में दिक्कत आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। नहीं, ब्रीदिंग के साथ जो है वो क्या मुंह खोल के सोता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुंह खोल के सोता है रात में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी,
बता रही हैं। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है। देखिए, नाक के पीछे जो होता है जो एक टाइप का एडिनॉइड होता है नाक के पीछे, जो छोटों बच्चों में कॉमनली पाया जाता है। कुछ बच्चों में देखा जाता है कि जो एडिनॉइड है, जो हमारे सांस लेने की जो नली होती है नाक के थ्रू जो जाती है, उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से रात में ब्रीदिंग नहीं ले पाता है। और जब वो सोता है तो उसका नाक से, जिसको खर्राटा बोलते हैं, खर्राटा आना, स्नोरिंग आना, ये प्रॉब्लम होती है और बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है। तो इसके लिए जो है आपको अपने लोकल डॉक्टर से एक्सरे करवाना चाहिए और ये रूल आउट करवाना चाहिए कि बच्चे का जो एडिनॉइड है, नाक के पीछे जो मांस होता है, वो कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर वो एक्सरे से ही पता चलेगा कि आपके हाँ जी, बढ़ा हुआ है, एक्सरे हो चुका है उसका, नाक का मांस बढ़ा हुआ है। जी मैडम, तो उसके लिए क्या है कि अगर सर्जरी करवाना है, क्योंकि बच्चा आपका ग्रोइंग एज में है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे उनके शरीर पे भी असर पड़ता है। अगर कोई बच्चा रात में प्रॉपर तरीके से 6 घंटे 8 घंटे नहीं सोएगा तो नेचुरल है कि नेक्स्ट डे वो उसका स्कूल का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, या वो क्लासरूम में सो जाएगा या कहीं पे अपने वैन में सो जाएगा। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसका ऑपरेशन भी करा सकते हैं एडिनॉइड का। अगर लगता है कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है किसी तरीके से, तो आपको जो स्टेरॉइड नेजल स्प्रे होता है, उसको आप महीने 2 महीने अपने लोकल ईएनटी सर्जन से एडवाइस करके उनके गाइडेंस में आप जो है स्टेरॉइड नेजल स्प्रे ट्राई कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। उसके बाद भी सबसाइड नहीं होता है, सिम्टम सेम रह रहा है, तो फिर आपको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी बोलिए। जी जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। जी जी। डॉक्टर साहब ने एक मेटाटॉप करके नेसल स्प्रे दिया है। बहुत सही स्प्रे दिया है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए 1 मंथ। ओके, तो उससे मतलब वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा या क्या? नहीं, उसका साइज रिड्यूस होगा, 100% ठीक नहीं होगा। जो एयरवे जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उस एडनॉइड का साइज को रिड्यूस कर देगा, तो सांस लेने की समस्या जो है थोड़ी बेटर होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बच्चा दिक्कत में है, तकलीफ में है, तो फिर आपको फाइनली सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा उसको रिमूव करा लीजिए। उसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज होती है, सर्जिकल जो है वो परमानेंट इलाज है या उसके बाद भी ग्रो हो सकता है? अगर आप सर्जरी नहीं भी कराएंगे तो 14-15 इयर्स के बाद जो एडिनॉइड का साइज होता है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 11 ईयर से 14 ईयर वेट करना चाहते हैं, वो आपको देखना है। जी ओके। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल न्यूरोलॉजिस्ट के लिए है। जी बताइए। मैं 70 इयर्स ओल्ड जी एज है और मेरी गर्दन में और सिर्फ ऊपर बैक साइड में ऊपर जो गर्दन मेरी मोड़ने में बहुत दर्द होती है जी। और क्रोसिन वगैरह पैरासीटामोल खा लेता हूँ तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन कंटिन्यू हो रही है, काफी टाइम से हो रही है। मतलब गर्दन पीछे बिल्कुल नहीं जाती, साइड में चली जाती है, लेकिन पेन होती है। रात को सोता हूँ तो भी मेरे को गर्दन में पेन होती है। ठीक है डॉक्टर सौम्य, ये सवाल आपके लिए सर। बता रहे हैं कि गर्दन में पेन है और बैक में भी उनकी काफी दर्द रहता है। जी, आपने अपनी उम्र 70 साल बताई है। जी 70 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। देखिए, इस एज में काफ़ी कुछ आर्थराइटिस डेवलप कर जाती है हमारी बैक में, गर्दन में भी और कमर में भी, और उसके चलते जो है हमारे पेन होता है। दूसरी चीज़ है, हमारा जो मस्कुलेचर है वो धीरे धीरे वीक होता है, तो उसकी वजह से भी पेन आता है। और तीसरी चीज़ आती है कि हम जो है, हमारा पॉस्चर सोते समय कैसा रह रहा है, हमारा जो बिस्तर है तो क्या है वो कैसा रह रहा है, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हमें किस वजह से दर्द हो रहा है। स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि अभी आप अपने लिए डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपी सेशन चालू करें। ये जो हमारी गर्दन की और कमर की एक्सरसाइजेज हैं वो हम अपने स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा गर्म सिकाई गर्दन में भी और कमर में भी हम करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करेंगी जो वहाँ की मसल्स है उसको रिलैक्स करने में। बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक कैल्शियम का सोर्स और विटामिन डी का सोर्स हमारे पास एक रेगुलर होना चाहिए। वो करने से हमें जो है एक अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलने की संभावना है। फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी क्यों हो रहा है ये इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से ये चीज़ सिम्टम आपके डेवलप हो रही है। ठीक है डॉक्टर सुनील, आप क्या कहेंगे कि फिलहाल जिस तरह से हम साइनस की बीमारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये बीमारी डेवलप ही ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए?
नहीं, जो प्रेसिपिटेटिंग काजेज अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ये हो जाएगी। अगर उनसे हम अवॉइडेंस करेंगे तो इसको हम कंट्रोल में रख पाएंगे। जैसे अभी सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बताया गया, ठीक है, जिसमें पोलन ग्रेन सावन के महीने में आते हैं, तो उसमें आउटडोर जाना, मास्क पहनना, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेरेनियल एलर्जी है, घर में ही है, तो मोस्ट कॉमन काज जो होता है हाउस डस्ट माइट होता है, तो उसमें क्लीन वगैरह। ठीक है डॉक्टर पंकज, ठीक है सर, डॉक्टर पंकज क्या लगता है पूरी तरह से क्योरेबल है या लाइफ टाइम मेडिसिन चलती है साइनस की? 20 सेकंड सर, पूरी तरीके से जवाब दीजिए। नहीं, आप क्योरेबल है, क्योरेबल ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लगना है। आपको बस ये देखना है कि इसमें प्रिस्पेक्टिंग फैक्टर्स क्या है। आपको इटियोलॉजी रूल आउट करना है कि किस कारण से आपको रिकरेंट एपिसोड ऑफ साइनसाइटिस हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि अगर समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए तो ये पूरी तरह से ट्रीट हो सकती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।